स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू विद पंकज पे। आज हम लोग एनसीईआरटी 6 से 12 तक का ये पूरा पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी पूरा चैप्टर देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। एनसीईआरटी का ये महेश वर्णवाल का बुक है, उसी का हम लोग पूरा देखेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया जाएगा। आगे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर बिगनर हैं तो एक दो बार देखेगा तो फिर सब याद होने भी लग जाएगा। ठीक है, बिना डिस्टर्ब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ये किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो जीव और वातावरण, यानी जीव और वातावरण के बीच के जो संबंध है उसी को इकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। पर्यावरण के तीन संगठक हैं, तीन प्रमुख घटक हैं, जिसमें जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं और भौतिक संगठक या ऊर्जा संगठक होते हैं। सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया था या किसने दिया है? तो अर्नी नेस ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है। घास स्थल, वन, मरुस्थल, ये सब किस पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे? तो ये स्थलीय में है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे। बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे पारिस्थितिकी कर्मता बोलते हैं। 10% का नियम, इसको 10% वाला नियम बोलते हैं। 10% का नियम किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ये नाम याद रखेगा, लिंडमैन ने दिया था। 10% नियम किससे रिलेटेड है? तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक के पहुंचने का जो होता है वो 10% ही जाता है। इसी नियम को लिंडमैन ने दिया था। आगे देखिए, धारणीय एवं अस्थायी विकास, ये अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो ब्रटलैंड कमीशन ने ये धारणा दिया था या अस्थायी विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1987 में किया था ब्रटलैंड कमीशन ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में दिया। आगे देखिए, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बार ही पूछा जा चुका है, ये महासागर होगा। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक और जीवाणु, ये हो गया। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है। स्थलीय वाला में जीव भार का पिरामिड जो है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होगा? तो जलीय परितंत्र में उल्टा होगा। स्थलीय में सीधा था, यहाँ हम लोग देखे थे ऊपर में। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं इसको। समुद्री वातावरण में कौन से जीव प्राथमिक उत्पादक आएंगे? तो ये फाइको प्लैंटकस, फाइटो प्लैंक्टन्स होता है, प्लैंक्टन। परितंत्र का गतिक हृदय किसको कहते हैं? तो ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को कहा जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव संगठक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो पारितंत्र बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? तो सोलर रेडिएशन है, सूर्य से प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग भारत में जो रामसर साइट होते हैं वो कौन कौन है और किस स्टेट में है वो देखेंगे। जम्मू कश्मीर में कहेगा तो वूलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर, होकेरा ये भी आर्द्रभूमि में आता है। ये सब होकेरा हो गया, सुरेंसर मानेसर हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में सोमीरीरी झील आता है। हिमाचल प्रदेश में देखिए तो इसमें चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका जो है ये सबसे छोटा आर्द्रभूमि है, याद रखिएगा। आर्द्रभूमि में अगर सबसे छोटा पूछेगा तो रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब का देख लीजिए, हरिके बैराज, कांजली, रोपड़, ब्यास, केशोपुर मियानी और नांगल, ये सब हो गया कहाँ? पंजाब में है। केरल में देख लीजिए तो केरल में अष्टमुद्दी, सस्टमकोट्टा, वेम्बनाड, ये सब केरल में है। राजस्थान में सांभर झील, केवलादेव, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अब उड़ीसा में कौन कौन सा रामसर साइट है? तो चिल्का झील, भितरकनिका, और फिर आंध्र प्रदेश में तो कोलेरू है। असम में दीपोर झील है। आपका पूरा ये जो भी जितना है इसमें ये सारा रिवीजन करवाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा कि ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।
चलिए, तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर्रे, ये आर्द्रभूमि तमिलनाडु में है। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी तंत्र है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहेगा तो यूपी में है। समन पक्षी यूपी में है। सम्मसपुर पक्षी यूपी में है। पार्वती अर्गा भी पक्षी अभयारण्य यूपी में है। फिर उसके बाद सांडी पक्षी अभयारण्य भी यूपी में है और सरसई नवार भी यूपी में है। अब हम लोग यहाँ देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, और सुंदरवन सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है, याद रखिएगा, बंगाल में। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य तो ये गुजरात में है। नंदू मधेश्वर ये महाराष्ट्र में है। ये रामसर साइट था, याद रखिएगा। ये देखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था, यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे बायोम एवं जैवमंडल, बायोस्फीयर के बारे में। देखिए, पृथ्वी पर पेड़ पौधा जीव जंतु सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो ये सब बायोम कहलाएंगे, जो भी हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो जलीय बायोम है। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम तो टुंड्रा बायोम बहुत कम है। सबसे ज़्यादा जैवमंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक और अजैविक दोनों आते हैं जैवमंडल में। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, याद रखिएगा, फूड वेब बोलते हैं। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण रहता है? तो परपोषी गुण रहता है। वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है, उसको कीस्टोन प्रजाति कहलाती है। आगे देख लीजिए, एबोनी का वृक्ष या महोगनी का वृक्ष, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलेगा। साल, सौगोन और शीशम का पेड़, ये मानसूनी वन बायोम में मिलेगा। किस बायोम की भूमि अम्लीय और अल्प खनिज वाली होगी? तो शंकुधारी वन का। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन जो है पहले बढ़ता है और फिर कुछ होता है, घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर? तो ये अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता जो है सबसे ज़्यादा? तो विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सबसे ज़्यादा विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र तो मानसूनी बायोम हो जाएगा। यूकेलिप्टस वृक्ष जो है इसको पारिस्थितिकी शत्रु कहते हैं, इकोइनेमी। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत मिलेगा आपको यूकेलिप्टस का। सागर जल का जो तलहट्टी या नीतल में रहने वाले जीव को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बैंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो टुंड्रा बायोम का जंतु है। यहाँ देख लीजिए, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? 1987 से। देहरादून ये भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा हर 2 साल के अंतराल पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पहला क्वेश्चन इसमें आप याद रखिए कि वन सर्वेक्षण संस्थान है कहाँ? देहरादून में है। अच्छा, ये जो है कितने साल पर रिपोर्ट जारी करता है? तो 2 साल पर करता है। लानोस और कैंपोस ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम है। उष्णकटिबंधीय में मिलेगा आपको लानोस घास या कैंपोस घास। अगर आपको कहे कि कौन सी प्रजाति जो है एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है, तो अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र पूछेगा तो पतझड़ बनाता है। अनुकूलतम बायोम को दर्शाए, अनुकूलतम बायोम जो है उसकी दशाएं जो है किस बायोम में मिलेगा? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन में मिलेगा। हाथी घास किस बायोम का है? तो हाथी घास सवाना बायोम में आपको मिलेगा। किसी भी बायोम में प्राणियों की जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर डिपेंड करता है? संरचना पर, सकल बायोमास पर और जाति के संगठन पर डिपेंड करता है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दूध व्यवसाय का केंद्र कहते हैं? तो शीतोष्ण घास बायोम को। सोच लीजिए, शीतोष्ण घास बायोम को मतलब प्रमुख अन्न भंडार या फिर दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहते हैं। कीस्टोन प्रजाति का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि पारितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियां के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कीस्टोन प्रजातियां के विलुप्त होने पर अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएगी, इसलिए इसमें जो आता है उसके लिए उसको संरक्षण करना जरूरी है। पौधों की जाति और उनकी संरचना
एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो मानसून वन बायोम में। दो अलग भिन्न परिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण मंडल जो है वो इकोलाइन मंडल कहलाता है। सबसे पहले परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ये भी याद रखिएगा, परिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना। भारत में किस क्षेत्र में परिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दिया जाता है? तो पश्चिमी घाट को। इंडिया में पश्चिमी घाट जो है ना वो परिस्थितिकी उष्ण स्थल है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट है, याद रखिए। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को। अब हम लोग देखेंगे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि एक नियत क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं का उपस्थिति, यानी कोई एक निर्धारित पार्टिकुलर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के पादप और जंतु की उपस्थिति ही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। आगे देखिए, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, वाल्टर सीरोजन ने किया था। आगे देखिए, इसमें है कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहेंगे? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता का भंडार कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान, इस सब की स्थापना जो है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया गया था। याद रखिएगा, ये जो बनाया गया है ना, राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं या फिर वन्य जीव अभयारण्य बनाते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो ये सब जैव विविधता का मतलब संरक्षित किया जा सके, इसीलिए यूएनओ के द्वारा जो 11 से 20 तक का जो दशक था उसको हम लोग जैव विविधता दशक के रूप में मनाए थे। हॉट स्पॉट शब्द ये बहुत बार पूछा है, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने दिया था हॉट स्पॉट शब्द को। ऐसे क्षेत्र जो परिस्थिति की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं और जहाँ मतलब स्थानिक जाति यानी एंडेमिक स्पीशीज जो है उसकी उपलब्धता तथा जैविक विविधता अधिक पाई जाती है, उस जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। पूरा वर्ल्ड में पूछेगा कि कै गो हॉट स्पॉट है, तो ये है 36 गो। इंडिया में 4 गो है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में ये स्थापित है और 2003 में स्थापना हुआ है। कौन भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो सीबक थॉर्न। ये लेह बेरी के नाम से जो सीबक थॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक किस क्षेत्र में? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा सघन वन मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश जाइएगा ना तो वहाँ। एम ट्रिप्स जो है, एम स्ट्रिप्स, ये बाघ अभयारण्य के रख रखाव से रिलेटेड है। एम स्ट्रिप्स यानी याद रखिएगा, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये टाइगर से रिलेटेड हो जाएगा। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया था? 2001 में, जैव सुरक्षा के लिए। प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक पौधा को पर्यावरण की किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो ये जिस क्षेत्र में उगेगा ये पौधा वहाँ की जैव विविधता को कम करेगा, इसलिए इस पौधा को ख़त्म कर देना चाहिए। भारत में सिंह पुच्छी वानर जो है, सिंह पुच्छी वानर, ये मतलब प्राकृतिक आवास में कहाँ? तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में आपको मिल जाएगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 2002 में। यहाँ से देखिए, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो डोडो पक्षी खत्म हुआ, तो ये नामक एगो पादप के प्रजाति था वो भी खत्म हो गया। एक डोडो पक्षी यह उपयुक्त पौधे के फल को खा करके उसके बीज के अंकुरण में सहायक करता था। ये पक्षी जब रहा ही नहीं तो उसके फल को खा करके बीज का अंकुरण कौन करवाएगा, इसीलिए भी खत्म हो गया। भारत में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? पहला, मेन इंपॉर्टेंट है ये कि मतलब पहला समुद्री उद्यान, तो ये हो जाएगा आपका कच्छ के खाड़ी में है। भारत में 4 गो देखिए हॉट स्पॉट हम बाहर ऊपर में बोले थे, पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट या श्रीलंका, उसी को इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया और सुंडालैंड हो गया, ये चारों है। आगे देख लीजिए, ऐसे याद कर सकते हैं कि पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, 2 गो हो गया,
सुंडालैंड है वो, इंडो बर्मा क्षेत्र। अब यहाँ देख लीजिए, फ्लाइंग बॉक्स या उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, ये चमगादड़ का एक प्रजाति है, फ्लाइंग फॉक्स। IUCN तो ये रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जारी करता है। डाइक्लोफेनेक सोडियम, तो ये गिद्धों की संख्या में कमी करने के लिए ये उत्तरदायी है, ये दवा है। वल्लभगढ़ हरियाणा, तो यहाँ भारत जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय है, वल्लभगढ़ हरियाणा में। रेड पांडा, तो ये वृक्षों पर रहने वाले स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लैंगिस है। रेड पांडा का मतलब जूलॉजिकल नाम है एलुरल फ्लैंगिस। उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्र में, यानी भारत में रेड पांडा का प्राकृतिक आवास कहाँ मिलेगा, तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। हंगुल मृग, तो ये दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए, तो हंगुल मृग के लिए। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान ये है। नाइट्रोसोमोनास, तो ये इस जीव के जो समूह के जो जीव होगा वो अमोनिया को नाइट्राइट में करता है। कौन कौन बैक्टीरिया, तो नाइट्रोसोमोनास, याद रखिएगा। अमोनियम के रूप में, यानी धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करेगा, तो अमोनियम के रूप में। पौधों की जड़ों के द्वारा, यानी जीवमंडल परिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से, तो पौधों के जड़ के द्वारा से होता है तत्वों का। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। वो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, वहाँ बहुत अच्छा है। उधर के मतलब असम हो गया, मेघालय, मणिपुर, वो सब आता है उधर ही, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जैव विविधता का द्वार है उसको बोलते हैं। आगे देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप है, ये सबसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो यही है, साउथ बटन द्वीप। ये कहाँ है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में। अब यहाँ देख लेते हैं कि भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र जो हैं वो विभाजित किया गया है, तो 10 गो भौगोलिक क्षेत्र। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व या जटिल दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, चरम समुदाय के रूप में। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल भारत क्षेत्र कौन है, तो मन्नार की खाड़ी वाला है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा, तो नारियल को कल्प वृक्ष की उपमा दिया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षियों का स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मतलब बाणगंगा तथा गंभीरी नदियां से प्रवाहित होती है। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति जो है वो वानस्पतिक उद्यान कहलाएगा, बॉटनिकल गार्डन। ये नहीं आता है, हाँ वही तो हम भी बोल रहे थे। वनस्पति के सुरक्षित रखने के लिए इन सीटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति में कौन नहीं आएगा, तो हम लोग जो बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं ये गार्डन को हम लोग वनस्पति के संरक्षण के लिए नहीं बनाते। हाँ, राष्ट्रीय उद्यान होता या फिर वन्य जीव अभयारण्य होता तो वो सब आता है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों के संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो बाह्य मतलब स्थानीय संरक्षण पद्धति, कृत्रिम ग्रीन हाउस। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल हैं, तो 18 गो। भारत के वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व देख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो दच्चीग्राम जम्मू कश्मीर, सलीम अली जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। शीत मरुस्थल वन्य जीव अभयारण्य जम्मू कश्मीर में, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर ये भी अभयारण्य जम्मू कश्मीर में। हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, और चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य लद्दाख में। कालेसर सुल्तानपुर ये हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है, और कालेसर नाहर वन्य जीव अभयारण्य ये भी हरियाणा में है। वर्ड को धर लीजिएगा कि कालेसर जहाँ दिया राष्ट्रीय उद्यान हो या फिर वन्य जीव अभयारण्य दोनों में है, तो समझिए कि कालेसर वो हरियाणा में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, खीर गंगा, पीन घाटी, सिम्बलबाड़ा, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, पोंग डैम, रेणुका ये सब हिमाचल प्रदेश में है। आगे देख लीजिए, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापना हुआ है। पहले इसका नाम था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, केदारनाथ ये सब उत्तराखंड में है।
याद रखिएगा। और टाइगर रिजर्व भी देख लीजिए, जिम कॉर्बेट, राजा जी, ये दोनों टाइगर वाला है, ये भी उत्तराखंड में है। अब यहाँ देख लेते हैं राजस्थान में, देखिए केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मरुस्थलीय मुकुंदरा हिल्स, ये सब राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार, ये सब राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये सब राजस्थान में हो जाएगा। गुजरात में देखिए गिर वन हो गया, मैरीन हो गया, ब्लैक बक हो गया, वंसदा हो गया, ये सब गुजरात में है। गिर, समुद्री, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गड्ढा, ये सब मतलब गुजरात में हो जाएगा। महाराष्ट्र में देखिए संजय गांधी, जो बोरीविल्ली इसको बोलते हैं, पेंच हो गया, जवाहरलाल नेहरू, टडोबा हो गया, गुगामल हो गया, नवगांव हो गया, चंदोली हो गया, ये सब महाराष्ट्र में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड महाराष्ट्र, फनसड, बोर, कालसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागझीरा, करनाला, पैनगंगा, उमरेद, पौनी, करहांदला, ये सब महाराष्ट्र में है। मेलघाट महाराष्ट्र, तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र, पेंच सहाद्री महाराष्ट्र, नवगांव महाराष्ट्र, नागझीरा और बोर महाराष्ट्र, याद रखिए। अब गोवा में देख लीजिए तो महावीर या मोल्लम कह सकते हैं, महावीर ये भी। कर्नाटक में देखिए तो राजीव गांधी या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख, बनेरघंटा, अंसी और बांदीपुर, ये सब कर्नाटक में। वन्य जीव अभयारण्य में डांडुली, घाट प्रभा, चिंचोली, तालकावेई, ये सब कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक, भद्रा, दंडेली, अंसी, बिलगिरी, रंगनाथ, ये सब हो जाएगा कर्नाटक में। टाइगर रिजर्व है वो। केरल में अन्नाईमुड्डी, इराविकुलम, मथिकेटन, सोला केरल, पराम्बिकुलम केरल, पेरियार, साइलेंट वैली केरल, थकेड हो गया वन्य जीव अभयारण्य, ये भी केरल। इंडुक्की, नेयार, मालाबार, पेरियार, और पेरियार पराम्बिकुलम ये टाइगर वाला भी है। यहाँ देख लीजिए है कि केवलादेव जो है वो साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल है। एगो पक्षी है ये साइबेरियन क्रेन, इसके लिए मतलब वो जगह बहुत अच्छा है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल उद्यान पहला यही है, केवलादेव। केवलादेव को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं तेलंगाना में कौन कौन है। तेलंगाना में हो जाएगा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीनावस्थली और मुर्गावनी, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान। नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर सानी, ये भी तेलंगाना में। कावल और अमराबाद ये टाइगर रिजर्व है, ये भी तेलंगाना में है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी, मुद्दुमलाई तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु, गिंडी तमिलनाडु, मुकुत्थी तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। कोडई कनाल तमिलनाडु, पॉइंट कालीमर्रे तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु, सत्यमंगलम तमिलनाडु, कलाकाड तमिलनाडु, वेदांतगल तमिलनाडु, वेल्लानाडु तमिलनाडु और मुद्दुमलाई। कलक्कड़ टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मुंडनथुरई तमिलनाडु, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम भी तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश में देख लीजिए राजीव गांधी व राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, कोरिंगा आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर या श्रीशैलम भी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व या श्रीशैलम आंध्र प्रदेश ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। अगर टाइगर रिजर्व पूछे तब कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। अचना कमार सीता नदी, ये हो गया वन्य जीव छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचान कमारी सब। उड़ीसा में देखिए भीतरकनिका और सिमलीपाल। भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, नंदनकानन, सतकोसिया गौर, सिमलीपाल, ये सब उड़ीसा। सिमलीपाल, सतकोसिया गौर उड़ीसा में टाइगर रिजर्व भी है। बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, नोआरा वैली बंगाल, सिंगलीला बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, जल्दपाड़ा पश्चिम बंगाल, चंपारारी वल्लभपुर पश्चिम बंगाल, सुंदरवन और बुक्सा पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड त्रिपुरा में, और बाइसन भी त्रिपुरा में। गुमटी और सिपाही जाला ये भी त्रिपुरा में। मिजोरम में मुरलेन और फवंगपुई भी मिजोरम में। दंपा और थोराटलांग ये मिजोरम में है, और दंपा भी अगर टाइगर रिजर्व कहेगा तो मिजोरम में ही है। मणिपुर में तो किबुल लामजाओ और सिरोही, ये हो गया मणिपुर में आपका राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में इंटाकी और फाकिम वन्य जीव अभयारण्य, दोनों नागालैंड में। अब अरुणाचल प्रदेश में तो नामदफा और मांगलिंग। पखुई भी है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में।
सेसा ऑर्किड भी अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा और पक्की और कामलांग देख ही चुके हैं। असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी ओरांग असम, नमेरी असम, दीपोर बिल असम, पूर्वी कार्बिलोंग असम, लाखोवा भी असम। मानस असम, नमेरी असम, काजीरंगा असम, ओरांग असम। सिक्किम में कंचनजंगा असम, कंचनजंगा सिक्किम में। ये राष्ट्रीय उद्यान है इधर वाला, ये वन्य जीव अभयारण्य है, ये टाइगर रिजर्व है। तो देखिए अब यहाँ से सिक्किम से कंचनजंगा और किताम पोगलंखा। मेघालय में तो बलाफक्रम हो गया मेघालय, फिर नोकरेंग रिज हो गया मेघालय जिसको गारो पहाड़ी कहते हैं, नोंग खलैम, सिंजू, बाघमारा ये सब हो गया मेघालय। झारखंड में बेतवा, डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और पोप चंची। अब पलामू तो है, ये है पलामू टाइगर रिजर्व है। अब बिहार में तो वाल्मीकि, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, वाल्मीकि ये भी बिहार में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, बखीरा यूपी, कैमूर, महावीर स्वामी, चंबल और आखला, पटना, दुधवा और पीलीभीत ये सब यूपी में है। मध्य प्रदेश में देखिए 9 गो राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान निकोबार में भी 9 गो है राष्ट्रीय उद्यान बराबर है। देखिए मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, इंदिरा प्रियदर्शनी, पन्ना, संजय, सतपुड़ा ये सब हो गया। मध्य प्रदेश का अगर देखेगा वन्य जीव अभयारण्य तो बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी मध्य प्रदेश, सोन घड़ियाल मध्य प्रदेश। पन्ना हो गया, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय डुबरी और पेच ये सब टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार में देखिए कैंपबेल, गालाथिया, महात्मा गांधी मरीन, उत्तरी बटन, मध्य बटन, माउंट हेरियट, झांसी रानी, सैडल पीक ये सब राष्ट्रीय उद्यान हो गया। टर्टल बैरल, बैरन द्वीप और यहाँ याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा 96 गो वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ? तो अंडमान निकोबार में 96 गो है। अब एक और देख लीजिए, दिल्ली में मात्र 1 गो वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है असोला भाटी यानी इंदिरा प्रियदर्शनी। इसके साथ ये खत्म हुआ। अब ये देख लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इंडियन राइनो विजन हुआ था 2020 में 2005 में ऐसे शुरू हुआ था। इंडियन राइनो विजन आया है 2020 में, लेकिन इंडियन राइनो ये 2005 में, एलिफेंट ये 1992 में, टाइगर ये 1973 में। अब हम लोग देखेंगे यूनेस्को में कौन कौन शामिल है वो। इसमें देख लीजिए, इसमें है यूनेस्को सूची में कौन कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो शामिल है। तो यूनेस्को में पहला नीलगिरी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की सब में आता है। सबसे पहला नीलगिरी को 2000 में सम्मिलित किया गया था। आगे देखते हैं मन्नार की खाड़ी, तो इसको तमिलनाडु में है ये और 2001 में शामिल किया गया यूनेस्को में। सुंदरवन ये बंगाल में है, ये भी 2001 में। नंदा देवी ये उत्तराखंड में है, 2004 में यूनेस्को में शामिल हुआ। नोकरेक मेघालय 2009 में शामिल हुआ। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश ये भी 2009 में शामिल हुआ। सिमलीपाल उड़ीसा में भी 2009 में शामिल हुआ। फिर अमरकंटक और अचान कमार ये दोनों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ता है, 2012 में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2013 में शामिल हुआ। फिर उसके बाद में अगस्ता मलाई ये तमिलनाडु में है और ये 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा ये सिक्किम में 2018 में शामिल हुआ। इतना जो था ये वन्य जीव जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र था और ये मतलब सब यूनेस्को में शामिल है। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोले थे कि नीलगिरी है, 2000 में शामिल किया गया है। कार्टिजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा समझौता से है। किस प्रकार के जो जैव विविधता है उसका प्रजनन कार्यों के लिए प्रयोग में किया जाता है? तो आनुवांशिक विविधता की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों एवं जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है? तो रोजर और पनवार ने, याद रखिएगा, विभाजित किया है सबसे पहले कि जैव भौगोलिक क्षेत्र अलग है, जैव भौगोलिक प्रदेश अलग है, रोजर और पनवार ने। अरीबादा क्या है? अरीबादा कछुआ के प्रजाति का एक व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। अरीबादा पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है?
तो ओस्लो नॉर्वे में है, याद रखिएगा। WWF का मुख्यालय ओस्लो नॉर्वे। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर आगे देखते हैं यहाँ से, जैव सुरक्षा का जो कार्टिजोना प्रोटोकॉल है तो ये किस मंत्रालय द्वारा? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी जो है NCMB, तो ये जामनगर गुजरात में है। भारत का पहला है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। उड़ने वाली एक छिपकली होती है जिसको बोलते हैं ड्रेको, ये भारत में कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट के वनों में मिल जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। जिम कॉर्बेट ये 1936 में स्थापित है उत्तराखंड में। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट का। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षी के लिए आरक्षित है? तो कजिन द्वीप। कजिन द्वीप सेशल्स जो है वो केवल पक्षी के लिए, सेशल्स में ये पड़ता है। भारत में पक्षी का प्रथम वनाभ्यारण्य तो ये वेदांतगल है, मतलब पक्षी का पहला वनारण्य है तमिलनाडु में, वेदांतगल तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में। नीलगिरी जो है वो कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में और केरल में भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा तो ये बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा है? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा है, याद रखिएगा। गंगा के टाइगर की उपमा किसको दिया गया है? तो गंगा नदी का टाइगर है ये डॉल्फिन। पक्षी अभयारण्य देख लीजिए, घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। रंगनाथिट्टू पक्षी विहार ये मांड्या कर्नाटक में है। वेदांतगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चिराओं मांडवी नदी के पास में गोवा में है। कौंडिन्या पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। कौंडिन्या आंध्र प्रदेश, सलीम अली पक्षी विहार गोवा था। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य पुरी के पास उड़ीसा में है। और कुमारकोम पक्षी विहार या वेम्बनाड ये कोट्टायम केरल में है। अब ये देख लीजिए कि यूनेस्को ने 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया था। अब यहाँ देखते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का मेन कारण क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सबसे मतलब जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था? तो जोसेफ फॉरियर ने दिया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्रीन हाउस गैस को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो जोसेफ फॉरियर। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर डिपेंड करता है, याद रखें। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है? तो जलवाष्प के कारण सबसे ज़्यादा होता है। 2015 में पेरिस समझौता में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य था कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस, यदि संभव हो सके तो 1.5 से अधिक न होने पाए। पेरिस समझौता 2015 में ये किया गया। 2005 में क्या हुआ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ है। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमचादर क्या है? तो यह वह भंगुर परिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। फिर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। सौर विकिरण जो आता है ना उसके अवरक्त को ये खींचता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाता है। मेथेन गैस के उत्सर्जन का कहाँ से मेथेन गैस का उत्सर्जन? तो आर्द्र भूमि से, समुद्र से, हाइड्रेट से, ये सबसे होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल द्वारा, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी WBCSD के द्वारा। आगे देखिए, विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन
कहाँ स्थापित है? अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में स्थित है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ है? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। आगे देख लेते हैं यहाँ से, हिम तत्व यानी आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। हिम तत्व, हिम तत्व या किसी ग्लेशियर के बर्फ की चादर को अगर छेद करके कोई किया गया छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है हिम तत्व। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मिट्टी के कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? तो समोच्च बांध यानी कंटूर बांध बना करके, फिर उसके बाद अनुपद संचयन शून्य जुताई कर करके। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित वायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के प्रावधान किया गया था? तो ये कानकुन सम्मेलन में किया गया था, मैक्सिको 2010 में, याद रखिएगा। कानकुन सम्मेलन मैक्सिको 2010 में हरित जलवायु कोष के। हरित जलवायु कोष का गठन का क्या उद्देश्य था? तो ये विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति की सहायता देना था। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पहला विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला विश्व जलवायु सम्मेलन तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1979 में पहला किया गया था। कौन सी घटना वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाती है? तो हिमानी पिघलना भी ग्लोबल वार्मिंग को दर्शा रहा है। फिर सागरीय तल में उत्थान होना भी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक टेम्परेचर में वृद्धि भी। वैश्विक तापन के लिए एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों की सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? इटली और स्विट्जरलैंड। इटली और स्विट्जरलैंड का मतलब फिर से सीमा बनाना पड़ेगा, काहे कि एल्पाइन ग्लेशियर पिघल रहा है, ये वैश्विक तापन के कारण हो रहा है। आगे देखते हैं, ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। इस समय घंटे के लिए बत्तियां बुझा दी जाती है। 2020 में 28 मार्च को पूरा विश्व अर्थ आवर मनाया गया। 2020 में 28 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। 187 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर द्वारा आयोजित अर्थ आवर डे 14वां संस्करण था। इसका विषय था जलवायु परिवर्तन। चलिए देखते हैं, वो फोन आ गया था। इसमें देखिए, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल के दूसरा प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान किया है? 8 अगस्त 2017 को। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया? तो 1990 में किया। अब यहाँ देखते हैं, भूटान एक ऐसा देश है, भूटान के बारे में याद रखिएगा, कार्बन नेगेटिव देश है। यह प्रतिवर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है, सोचिए। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे ओजोन परत एवं क्षरण एवं प्रदूषण, ओजोन परत के बारे में। तो पहला देखिए है कि मतलब ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाया जाएगा? तो समताप मंडल में रहता है। ओजोन पृथ्वी से कितना ऊंचा पर है? तो 20 से 35 किलोमीटर ऊंचा है। 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने किया था? तो ये कैंटमूर ने किया था। यानी ओजोन जो परत है या ओजोन हैलो जो है, उसका खोज GW कैंटमूर ने किया था। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र जो मिला है, उसका खोज किसने किया? तो उसका किया था ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैकलिन ने। यानी गार्डिनर और सैकलिन ने किया है ओजोन छिद्र का, और केंटमूर ने ओजोन परत का खोज किया। आगे देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय रोकने से है। ओजोन परत किस इकाई में पाया जाता है? तो ओजोन परत डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हैलोन 1211, 1301, ये सब उत्तरदायी होता है ओजोन के क्षरण के लिए। आगे देखते हैं यहाँ से, हाँ,
ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाता है ओजोन अनुकूलन पदार्थ कहलाता है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा है एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। यानी इंडिया में अगर देखते हैं तो मतलब सबसे ज़्यादा भारत में श्रीनगर में ओजोन की परत जो है सबसे मोटा है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के बीच ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। सितंबर और अक्टूबर में मतलब कमी आती है ओजोन परत की मोटाई में। आगे देखते हैं वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है तो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। हवा में कुछ कण है वो। फिर उसके बाद मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। मानव से जो पर्यावरणीय प्रदूषण फैलेगा। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषण पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं तो मानव जनित प्रदूषण के कारण प्रवेश करते हैं। वे प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाएंगे प्राथमिक प्रदूषक कहलाएंगे। प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल रहा है। ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक स्रोतों प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय की क्रिया के फलस्वरूप अगर उत्पन्न होगा तो द्वितीयक हो जाएगा। आगे देख लीजिए ओजोन परत का जो खोज है वो चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसॉन ने किया था। चार्ल्स फैब्री और बुसॉन ने किया था। और ओजोन आभा मंडल की खोज किया था केंट मोर। और ओजोन परत का खोज फैब्री और बुसॉन ने किया था, याद रखिएगा, चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुसॉन। यहाँ देख लीजिए पैरोक्सीटेल नाइट्रेट जो है पैन जिसको बोलते हैं या ओजोन या स्मॉग ये सब दूसरा प्रदूषक में आएगा। पैन ओजोन स्मॉग ये सब। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और शरीर में हानिकारक पहुंचाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देखिए सुपोषण किसे कहेंगे तो जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट नाइट्रेट घुल करके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र किस घटना में बढ़ेंगे तो सुपोषण में बढ़ते हैं। वाहन में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी मतलब धातु वायु को प्रदूषित करती है तो वायु पेट्रोल में सीसा मिला देंगे तो वो प्रदूषित करेगा वायु को। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल और हानि रहित तत्वों को विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा इसके लिए कौन सा गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है। एस्बेस्टम फाइबर से युक्त वातावरण से अधिक समय तक रहने पर कौन सा रोग एस्बेस्टोसिस रोग होता है। जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त का निष्कासन, ये हो गया जैव उपचारण। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैस का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन बॉन्ड के नाम से अंतर्गत आता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया के भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं, याद रखें। आगे देखिए जैवोपचार किसको कहेंगे यदि प्रदूषण प्रभावी क्षेत्र में किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय जैव उपचार कहते हैं यानी इन सीटू बायो रिमेडिएशन होता है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जा करके उसका जैव उपचार करते हैं तो इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहते हैं यानी एक्स सीटू। फिर देखिए प्रदूषकों के जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित करके जैव उपचार करना ये हो गया फाइटो निष्कर्षण। प्रदूषक को अगर जड़ या पत्ती में संग्रहित करके उपचार कर रहे हैं तब। ओजोन परत के खोज देख लिए फैब्री और बुसॉन हेनरी बुसॉन। अब चेरनोबिल एगो घटना हुआ था परमाणु केंद्र जो यूक्रेन में पड़ता है तो ये परमाणु केंद्र में नाव की दुर्घटना कब हुआ था 1986 में हुआ था 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल का दुर्घटना। प्रदूषक देख लीजिए दुष्प्रभाव क्या पड़ता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से शरीर में श्वास संबंधी रोग होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड से तंत्रिका तंत्र समस्या होगा। धूल कण से लीवर हो गया और किडनी को क्षति पहुंचेगा और सीसा से कैंसर होता है। आगे देखते हैं भारत में कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है। बहुत ज़्यादा प्रदूषक है तो ये दामोदर नदी इसीलिए इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं। पेयजल में नाइट्रेट अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो उससे बच्चों में कौन सा रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैनोग्लोबोनीमिया होता है, याद रखिएगा। सिगरेट के धुआं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मिलता है सिगरेट के धुआं में।
ग्रीन मफलर शब्द किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। अधूरा प्रज्वलन के कारण कौन सी गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जाता? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। पॉलीमर से बनता है, इसलिए पॉलीथीन वाला थैली को नष्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो सरकार बंद कर रहा है। भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुआ था, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का मतलब रिसाव हो गया था। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा जलाने के लिए इंसिनेटर्स का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, भारत में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण जो अधिनियम है ये 1974 में लागू किया गया था। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। ये बहुत कम वायु प्रदूषण करेगा। सुपरसोनिक जो जेट विमान है उससे निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाएगा? तो जेट विमान से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और वो ओजोन को सुरक्षित मतलब क्षति पहुंचाता है। पार्थेनियम ये गाजर घास है, तो ये किसके परागकणों से कौन सा रोग होता है? पार्थेनियम के परागकण से, तो चर्म रोग या दम्मा हो जाता है। आगे देखिए, लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे संकेतक हैं? तो वायु प्रदूषण के ही हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो उष्मीय प्रदूषण होता है। यहाँ देखते हैं, इटाई रोग जो है ये कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम धातु से। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए उसमें बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन मिला देते हैं। सीसा रहित पेट्रोल में ऑक्टेन संख्या अच्छा प्राप्त हो इसलिए बेंजीन, टॉल्यूइन और जाइलिन मिला देते हैं। बेंजीन के कारण कौन सा रोग? तो रक्त कैंसर रोग होता है। सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस नामक रोग किसके कारण? तो सिलिका और एस्बेस्टस युक्त धूल के कारण। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक, तो ये आर्सेनिक है और फ्लोराइड है। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है, कोयला उद्योग में अगर काम करिएगा तब। अच्छा, भारत में प्रायः सभी अपमार्जक में किस प्रकार के पदार्थ की अधिकता होता है? अपमार्जक में फॉस्फेट की अधिकता होता है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग हो जाता है? बिसिनोसिस रोग होगा आपका कपड़ा उद्योग में, बिसिनोसिस, और कोयला वाला में न्यूमोकोनियोसिस, और इसमें कपड़ा उद्योग में बिसिनोसिस हो गया। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन किस पद्धति से करेंगे? तो क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किसके कारण? तो पेयजल में आर्सेनिक ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लैक फुट रोग होता है, आर्सेनिक की अधिकता से कारण। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में, यानी जलीय जो विषाक्त पदार्थ होता है उसको सोखता है? तो जलकुंभी। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन को कैसे मापेंगे? तो रेडियो सक्रिय फॉर्सिंग द्वारा मापा जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो है वो की रोग जो है किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो पराबैंगनी विकिरण, जीरोडर्मा पिगमेंटोसस। आगे देख लेते हैं, वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग देखिए। एस्बेस्टस धूल ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, सीसा मस्तिष्क को, पारा उदर को, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त वाहिका को। सीसा डायरेक्ट मस्तिष्क को ना, एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को। यहाँ देख लीजिए, इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इसमें फेफड़ा के कैंसर, रक्त कैंसर होता है, याद रखिएगा, रेडॉन गैस से। यहाँ देखिए, पर्यावरणीय संस्था है कोई और उसका संगठन, तो वो मतलब संगठन जो बनाया गया है, कब बनाया गया है, उसका मुख्यालय कितना है, उसमें कितने सदस्य हैं और उसका उद्देश्य क्या है, ये सब देखेंगे। इधर संगठन है, इधर उद्देश्य है। UNEP, पहले ये देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में। इसमें 193 सदस्य हैं और मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका काम क्या है? तो वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करेगा और राष्ट्रीय पर्यावरण उपकरण का विकसित करेगा ये। आगे देखते हैं, IUCN देखिए, IUCN की स्थापना 1948 में हुआ है। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसमें सदस्य 1300 है। यह प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। वन्य पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय, साइट्स जिसको बोलते हैं,
या वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना, साइट्स की स्थापना 1973 में। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 183 इसके सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना, मतलब साइट्स का, कि जीव और पादप के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे, ये इसका जिम्मेवारी है। फिर वन्य जीवों के प्रवासी जातियों के संरक्षण पर अधिसमय, ये हुआ है बॉन, जर्मनी में। इसका मुख्यालय है। 1979 में स्थापना। 313 सदस्य। इसमें है कि अभिसमय प्रवासी पशु पक्षी के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। आगे देख लीजिए, WWF बोलिए इसको, विश्व वन्यजीव कोष। 1961 में स्थापना है। ग्लांड स्विट्जरलैंड मुख्यालय है। ये पर्यावरण संरक्षण तथा शोध पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। ये देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये 1922 में स्थापना है। 121 सदस्य। मुख्यालय कैम्ब्रिज, UK में। यह पक्षी और उनके आवासों के संरक्षण करके, मतलब वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1974 में। वाशिंगटन DC मुख्यालय है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का। इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन और नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस, ये स्थापना 1971 में। मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। ये वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मतलब जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन पीस 1971 में स्थापना, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, मतलब इसका मुख्यालय है। अब वेटलैंड इंटरनेशनल देख लीजिए, ये स्थापना 1995 में। मुख्यालय इसका वेजनिंजन, नीदरलैंड है। वेटलैंड इंटरनेशनल, ये आर्द्रभूमि के क्षरण को रोकने या नष्ट आर्द्रभूमियों को फिर से पूर्वावस्था में लाने के लिए काम करता है। रॉटरडम कन्वेंशन, तो ये 1998 में स्थापना, मुख्यालय रॉटरडम में है। 157 सदस्य हैं। रॉटरडम में क्या हुआ था कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के बीच हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में व्यापार सहकारी प्रयास पर बल देना है। एक वो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है 2001 में। इसमें इतना सदस्य है। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में। अनवरत जैव प्रदूषकों को प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम करता है। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण का मतलब विविध चैप्टर देख लीजिए ये। तो ये पगमार्क तकनीक है। तो ये मतलब कि इसका प्रयोग क्यों करते हैं पगमार्क टेक्नोलॉजी का, तो ये वन्य जंतुओं के जनसंख्या के आंकने के लिए, यानी जंगल में कितने जंतु हैं, जनसंख्या कितना है, उसके लिए ये एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है पगमार्क। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो सतत विकास से है। ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत हुआ। अब हम लोग देखेंगे इको मार्क क्या है। तो इको मार्क जो है ये पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया एक सर्टिफिकेट है, प्रमाण चिन्ह है। इको मार्क जिस प्रोडक्ट में रहता है उसको खरीदना चाहिए, वो पर्यावरण अनुकूल होता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर बढ़िया कुछ कीजिएगा तो उसके लिए दिया जाता है। आगे देखिए, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये 1987 में UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापना किया गया है। ये 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत किया था। और 2003 में बिंदेश्वर पाठक जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, कौन है, बिंदेश्वर पाठक, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 2003 में। याद रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक को ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया है। शुरुआत किया था अनिल अग्रवाल ने। आगे देखिए, किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं, तो फ्रांस देश में ऐसा होता है। शनिवार मतलब राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाते हैं। ऐसे इंडिया में भी शनिवार को साफ सफाई होता है। किस पर्यावरणीय कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है, तो चंडी प्रसाद भट्ट को। ये वृक्ष मानव हैं, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ है, तो ये नागपुर में अवस्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। भारत सरकार द्वारा
किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन। भारत के जलवायु परिवर्तन पर सबसे पहले राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू हुआ? 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर पहला राष्ट्रीय कार्य योजना। भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य जीव संस्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में। यहाँ देख लीजिए, हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहला देश तो चाइना है, हरित जीडीपी लाया था। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, ये चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, उसका नारा है, सोच लीजिए, चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी यूपी में था। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, तो ये वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के कार्यों के लिए मतलब दिया जाता है। जंगल और जंगल के जीव को सुरक्षा कीजिएगा तब। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF का शुभंकर है? तो पांडा, याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये मतलब महासागर विकास मंत्रालय के गठन से पहले इसका नाम ये था। मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पहले इसका नाम क्या था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अब हो गया है, पहले इसको बोलते थे महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान जो है ये औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया? 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार। चिपको आंदोलन, ये सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब थे संबंधित। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पाटेकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन, ये कल्याण सिंह रावत थे। बिश्नोई आंदोलन, संत जम्भोजी और मृता देवी बिश्नोई। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, 1992। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में, 2018 में। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का उपाधि दिया गया है। स्वामीनाथन को UNEP दिया है, याद रखिए। अब ये देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन और संधि, जैसे मान लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा है, 1972 में हुआ था। और UNEP की स्थापना इसी में हुआ है, स्टॉकहोम सम्मेलन में। फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के बीच संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया इसमें काम। हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में, ये सामुद्रिक पर्यावरण सुरक्षा से है। लंदन सम्मेलन 1975 में, समुद्र में कचरा के निस्तारण के प्रतिषेध से है। यूरोपीय वन्यजीव प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में प्रजाति संरक्षण से है। वियना सम्मेलन तो 1985 में ओजोन स्तर का जो परत है उसके संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 87 में, ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ, और 16 सितंबर को ही हम लोग ओजोन दिवस भी मनाने का फैसला लिए हैं। फिर रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। नैरोबी घोषणा पत्र 97 में, अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए। क्योटो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी +5 इसी को बोलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 92 में, 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा। फिर पृथ्वी +5 सम्मेलन या क्योटो सम्मेलन 97 में, ग्रीन हाउस की पहचान के लिए, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। माल्मो घोषणा पत्र 2000 में, पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका के लिए। इंफोटेरा सम्मेलन डबलिन, ये 2000 में, पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार के लिए। जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये रियो +10 है इसमें, यानी पृथ्वी +10, ये 2002 में हुआ है। 1992 में 10 जोड़ेंगे तो 2002 आएगा। इस सतत विकास पर बल के लिए था और एकजुटता कोष के लिए था। पृथ्वी +5 जो था वो ग्रीन हाउस गैस के लिए, भूमंडलीय तापन के लिए, लेकिन पृथ्वी +10 ये सतत विकास के लिए। ये जोहान्सबर्ग में हुआ है और क्योटो में हुआ था। अब मॉन्ट्रियल सम्मेलन, तो मॉन्ट्रियल UNFCCC ये 2005 में भी हुआ है। ये भी ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करके 1990 के स्तर तक लाना था। आगे देखिए, नुसा दुआ सम्मेलन 2007 में,
ये भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को दर कम करना था। कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में, इसमें है कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान इसमें भी था। कानकुन सम्मेलन 2010 में, GCF है यानी हरित जलवायु कोष के लिए आया था, कानकुन 2010। डरबन सम्मेलन, डरबन के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। दोहा सम्मेलन COP18 2012 में, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया। Rio+20 ये 2012 में हुआ है, यानी पृथ्वी में 1992 वाला सम्मेलन में 20 जोड़ेंगे तो 2012 आएगा। तो उसमें पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरा हुआ, इसलिए UN मतलब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा तैयार किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सा सम्मेलन 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड से सहमति बना था। लामा सम्मेलन 2014 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं को स्वीकृत किया गया। पेरिस सम्मेलन COP21 है 2015 में, कार्बन उत्सर्जन के लिए ये भी था। बाब ईगली सम्मेलन है COP22, फिर बॉन सम्मेलन जर्मनी में COP23 है, फिर COP24 है, COP25 है, इसी तरीके से चलता है। और ये सब मतलब जलवायु को बचाने के लिए। इसी के साथ आपका पूरा ये कंप्लीट इन्वायरमेंट ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आपको आगे जब वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा कि ताकि चला जाए। ठीक है, धन्यवाद। लीजिए, इसमें है कि कृषि यानी खाद्य संरक्षण या पादप उर्वरक संरक्षण या उर्वरक के रूप में। तो देखिए, अगर अनाज, सब्जी, मछली आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो गामा किरण का, पौधा में उर्वरक के प्रभाव को जांच करना है तो कार्बन-14 का, अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में अध्ययन में तो ये फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। हड्डी वाला में भी फास्फोरस 32 था, याद रखिएगा। कैंसर के उपचार और ट्यूमर में, कैंसर में था कोबाल्ट 60 और ट्यूमर में था सीजियम 137, देख लिए हैं। और यहाँ भी मतलब रक्त प्रवाह के वेग में सोडियम था, अंग के संरचना में तो बताइए किए। अब उद्योग में देखिए तो इसमें पेट्रोलियम भंडार के खोज, तेल रिसाव, नाभिकीय ईंधन, मृदा संरक्षण, मृदा के अध्ययन। तो देखिए, अगर तेल के कुआं की अवस्थिति जानना है या फिर धातु के चादर की समान मोटाई जांच में अमेरिकियम 241, तेल कुआं के अध्ययन और गैस पाइपलाइन रिसाव पता लगाना है तो सोडियम 24, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और जलयानों के प्रणोदक प्रणाली में यूरेनियम 235। अब मिट्टी की नमी की मात्रा ज्ञात करने में या सड़क भवन के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252 का प्रयोग करते हैं। हाँ, पेयजल को अगर रोगाणु मुक्त करना है तो क्लोरीन मिला दीजिए कि ताकि उसमें से जो भी रोगाणु चीज़ है वो मर जाए, क्लोरीन। अब आगे देखिए, जंग लगता है तो लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। मूत्रालय से जो मतलब यूरिनल से जो गंध आता है तो मूत्र की अमोनिया की उपस्थिति के कारण वहाँ अमोनिया हो जाता है। अमोनिया मतलब बन जाता है यूरिया, अमोनियम बदल जाता है। हम लोग पेशाब में तो यूरिया निकालते हैं, लेकिन फिर जब पानी में वो यूरिया होता है वो फिर जीवाणु के अथी से फिर अमोनिया बन जाता है, वही फिर दुर्गंध देता है। कार्बन नैनो ट्यूब का खोज किसने किया था, IG मान ने किया था। एल्युमिनियम जो फॉस्फाइड है उसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, यानी पेस्टिसाइड के रूप में, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र जो है वो कहाँ है, लक्षद्वीप में है, वाटर का। फिर देख लीजिए, धूम्र पर्दा जिनके प्रयोग युद्ध में छिपने और शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड है। यसद पुष्प किसको कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। रेशम किसका उदाहरण है, तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल स्तर पर प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है उसी को हम लोग क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगर द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल स्तर पर हम लोग अगर प्रयोग करते हैं, प्रौद्योगिकी होता है वो। पदार्थ द्रव की मतलब यह पदार्थ की वह अवस्था जिसका निश्चित आकृति और आयतन होता है ठोस कहलाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक के निर्माण में करते हैं। यहाँ देखिए, सूर्य का निर्माण ये हाइड्रोजन तत्व से हुआ है। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग। गोबर गैस का मेन घटक मीथेन है। सिलिकेट जिसको सिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है पृथ्वी के भूपटल में पाया जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी मात्रा मतलब पर्याप्त मात्रा में गैस, तो नाइट्रोजन। हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्वों के कई रूप में पाया जाएगा अपरूपता कहलाएगा। चार्ल्स का नियम
तो ये आयतन और दाब के बीच संबंध को बताता है। चार्ल्स का नियम जो है ना उसमें आयतन और दाब के संबंध बतलाता है। CNG तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर में का निर्माण जो हुआ था तो इसको खोज एनरिको फर्मी ने किया था। फर्मी याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकुरल 1896 में। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कुछ बहुलक है और उसका उपयोग है। जैसे नाइलॉन 6 का प्रयोग किसको में करते हैं? रेशा में, प्लास्टिक में, टायर में, रस्सी में, ये सब में नाइलॉन 6 का प्रयोग। यही नाइलॉन 66 कहेगा तो ये ब्रश में, ब्रश जो होते हैं वो, या फिर जो पेंट करने के लिए, संश्लेषित रेशा, पैरासूट में, रस्सी दरी बनाने में। बैकेलाइट तो बैकेलाइट गियर में, सुरक्षा परत में, विद्युत उपकरण बनाने में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड तो प्लास्टिक के रेसिन में और बर्तन बनाने में। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल तो ये संश्लेषित रेशा और संश्लेषित ऊन में। स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर ये ऑटोमोबाइल, टायर और चप्पल में। नाइट्राइल रबर इस सीले बनाने में और टैंक अस्तर बनाने में। पॉलीइथाइल एक्राइलेट तो ये फिल्म बनाने, घर के पाइप और कपड़ा बनाने में। टेरिलीन तो ये रेशा, बेल्ट, तार और टेंट बनाने में। ग्लिंटल तो ये प्लास्टिक और पेंट बनाने में। पॉलीथीन तो विद्युत रोधक, पैकिंग या फिर घरों के प्रयोगशाला, इस सब में पॉलीथीन का प्रयोग। पॉलीस्टीरीन तो ये विद्युत रोधक, पैकिंग पदार्थ, खिलौना, घरेलू वस्तु, इस सब में पॉलीस्टीरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड तो ये रेनकोट, बैग, विनाइल, फर्श, चमड़ा, कपड़ा, चमड़ा का कपड़ा, ये सब बनाने में। आगे देख लीजिए कि टेफलॉन तो ये विद्युत रोधक और खाना वाला बर्तन के लेपन में। अब यहाँ देखिए बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा, सरसों, जोजोबा, अलसी, ये सब का प्रयोग करते हैं। बायोडीजल बनता है उस सबसे। किस ईंधन का ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है? तो हाइड्रोजन का। सड़क पर प्रकाश के लिए जो सोडियम वाष्प लैंप होता है इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इनका एक प्रकाश जो है एक वर्णी यानी पीली रोशनी होता है, पानी के बूंदों से गुजरने पर भी विभक्त नहीं होगा, इसीलिए सड़क पर सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग? सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में, AgBr। यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट? 47%। तंबाकू में कौन सा? तो निकोटीन रहता है, विषाक्त चीज़। PEM का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। प्रोटीन एनर्जी मल्टी मल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन, हाँ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, इसीलिए। मच्छर रोधी क्वाइल जो होता है उसमें पायरेथ्रम, पायरेथ्रिन और एलिथ्रिन रसायन प्रयोग होता है। एक बीजीय पौधा से ये मिलता है, याद रखिएगा। हम लोग जो कहते हैं ना कि क्वाइल जला दिए, तो क्वाइल जला दिए तो उसमें पायरेथ्रम है या पायरेथ्रिन है या एलेथ्रिन है। अग्निशामक यंत्र तो ये, इसमें कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करते हैं, इससे मतलब बुझाया जाता है अग्निशामक यंत्र से आग को। आगे देखिए रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब प्रमुख संगठक है। सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब दूसरा संगठक है। मेन हाइड्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम है रासायनिक उर्वरक में। चूहा विष तो चूहा विष का प्रयोग जिंक फॉस्फाइड। मानव जो प्रयोग करता है प्रथम संश्लिष्ट रेशा तो ये रेयॉन है। यहाँ देख लीजिए सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट तो एक मिश्रित उर्वरक है ये। पसीना रोधी जो उत्पाद है इसमें एल्युमिनियम यौगिक का रसायन रहता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है मानव की हड्डी में। जेली का निर्माण तो अमरूद, किस फल में सर्वाधिक? जेली का निर्माण अमरूद से ज़्यादा होता है। UNO जो है ये 2011 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हाँ, हम लोग देखिए जो पादप की वृद्धि हेतु जो 16 गो पोषक तत्व होता है, पौधा के बढ़ने के लिए 16 गो पोषक तत्व चाहिए, जरा में हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और एक ठो ये हो गया क्लोरीन। इतना चीज़ पौधा की वृद्धि के लिए चाहिए, 16 तत्व। साबुन के निर्माण में साबुनीकरण विधि हो जाएगा। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता इस सीटन संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कांच को रंग प्रदान करने वाला पदार्थ तो जैसे देखिए
पोटेशियम डाइक्रोमेट से हरा रंग हो जाएगा कांच का या हरा पीला रंग। क्यूप्रस लवण से लाल कांच। कैडमियम सल्फाइड से नींबू जैसा पीला। कार्बन से कहरुआ कांच। कोबाल्ट ऑक्साइड से गहरा नीला कांच। और सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड से हरा कांच। सिलेनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल कांच। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट से प्रदीप्ति सीला पीला। गोल्ड क्लोराइड या पर्पिल ऑफ क्लासियस रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड से चटक लाल। और क्यूप्रिक लवण से पीकॉक नीला। ये सब कांच का रंग था। भूप्रॉपर्टी में अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछे तो ऑक्सीजन है 46.86%, उसके बाद सिलिकॉन है, तब एल्युमिनियम है। इस तरीके से आगे देखिए। अब कुछ थर्मोप्लास्टिक देखेंगे, उसका उपयोग देखेंगे। जैसे पॉलीथीन, तो ये पॉलीएथिलीन से बनता है। और पॉलीथीन का प्रयोग पाइप में, कुर्सी में, मेज में, थैला, बोतल, खिलौना, ये सब में। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं पीवीसी। जल पूर्ति पाइप में, बैग में, खिलौना में, रक्त खेलने रखने वाला बैग में, खून जो रखाता है जिस बैग में, उसमें पीवीसी। पॉलीस्टीरीन या स्ट्राइन का प्रयोग, तो खाना खाने वाला रखने वाला जो कंटेनर होता है वो पॉलीस्टीरीन का। खाना खाने का जो प्लेट होता है, सीडी केस हो गया, रेडियो और टीवी कैबिनेट, ये सब के निर्माण में। ल्यूसाइट का प्रयोग या एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट का, तो ये कांच के स्थान पर। कॉन्ट्रैक्ट लेंस के निर्माण में, ये सब में। टेफलॉन, तो ये नॉन स्टिक बर्तन या गैस्केट के निर्माण में टेफलॉन का प्रयोग करते हैं। एलपीजी का प्रयोग किस रूप में, तो ये खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटेशियम ब्रोमाइड पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। KBr पर शांतिकारक औषधि कहेगा तो पोटेशियम ब्रोमाइड होगा। घरेलू गैस का जो सिलेंडर रिसाव होता है, तो मतलब घर में बना रहे हो खाना और गैस लीक हो गया तो कैसे पता चलेगा, उसमें एथिल मरकैप्टन मिला देते हैं जानबूझ करके कि ताकि गैस लीक होगा तो गंध से पता चल जाएगा। कौन सा ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण, तो ये हाइड्रोजन। प्रदूषण कम फैलता है। नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में, तो ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग। बायोगैस को किस अन्य गैस के नाम से, तो गोबर गैस के नाम से। पारा जो है ये पारा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा। गोबर गैस प्रणाली का खोज CB देसाई ने किया है। जेट्रोफा नामक वनस्पति से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। क्लोरोनिन, इस संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलाने से क्लोरोनिन बनता है, क्लोरिनन बनता है। संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा मिलाएंगे तब। आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ, तेल में टर्पिनोइड पदार्थ पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे यहाँ देख लीजिए। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है, तो ऑक्टेन संख्या N हेप्टेन का मान न्यूनतम होता है। ये पूछता है कि ऑक्टेन संख्या के लिए कौन से यौगिक में उसका मान न्यूनतम होगा, तो N हेप्टेन में, याद रखिएगा। यहाँ 10 यहाँ 10, लेकिन वो ऑक्टेन है, ये 15। मिट्टी के तेल का क्वथनांक, तो 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस होता है उसका ताप परिसर। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से, तो ये धातु की शुद्धता आर्किमिडीज के सिद्धांत से। संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स है। संक्षारण में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, तबे तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सा कार्बनिक यौगिक जिसे तांबे के तार पर गर्म करने पर रंग की लौ निकलती है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो है ना, उसको अगर तांबा के तार पर गर्म करेंगे तो लौ निकलेगा। किसी परमाणु के लिए जो प्लम मूडिंग मॉडल है, तो ये कौन दिया था प्लम मूडिंग मॉडल, ये रदरफोर्ड दिया था। सीमेंट को जल्दी से जमाने से बचाने के लिए, अब जैसे सीमेंट से हम छत ढलाई कर रहे हैं, वो जल्दी नहीं जमे, थोड़ा टाइम में से जमे। अब डालें सीमेंट और जम गया तो वैसे ना ठीक होगा, इसीलिए शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें जिप्सम मिला देते हैं कि थोड़ा देर बाद जम जाए वो। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट है। दर्द निवारक जो मलहम है आयोडेक्स, वो किस रसायन की गंध आती है, तो मिथाइल सैलिसिलेट का आता है। आयोडेक्स में मिथाइल सैलिसिलेट का गंध आता है, वो दर्द को सोखने का काम करेगा। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए, तो मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत जो है उसके क्षरण के लिए कुल CFC गैस के कारण हो रहा है।
सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर जो हैं सामान्यतः कौन सी बीमारी का जोखिम होता है? तो साइटोसिलिकोसिस बीमारी होता है सीमेंट के फैक्ट्री में अगर काम करेगा तब ओकर मजदूर को। अपमार्जक ये हो गया साबुन रहित साबुन, सोपलेस साबुन, ऐसा साबुन जिसमें साबुन नहीं हो वो अपमार्जक कहलाता है। रेलवे पटरी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सा अपकारक शामिल है? तो एल्युमिनियम है। सामान्य उर्वरक में 3 प्रमुख तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एवं पोटेशियम। उर्वरक के रूप में कैल्शियम लवण का प्रयोग। खाद के रूप में कैल्शियम का कौन सा लवण? तो कैल्शियम का सल्फेट लवण। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? मंद ऑक्सीकरण के कारण प्रकाशित होता है सफेद फास्फोरस, मंद ऑक्सीकरण। विमानन ईंधन को जमने से रोकने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अब जैसे विमानन ईंधन मतलब तेल डालें वो जम जाएगा तो खराब है, इसलिए उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हैं कि ताकि जमे नहीं फ्यूल। अब हम लोग देखेंगे कुछ खोज है, कौन खोज किया, ये बहुत हाल ये तो याद करने वाला है। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन के कार्ल एंडरसन, परमाणु क्रमांक के मोसले, द्रव्यमान संरक्षण का लेवोजियर, गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिया है, सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन दिया है, गैसों का विसरण नियम ग्राहम दिया है, चार्ल्स का नियम चार्ल्स दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले दिया है, त्रिक नियम डोब्राइनर दिया है, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक दिया है, अपवर्जन सिद्धांत पाउली दिया है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रॉगली दिया है, क्रमिक रचना सिद्धांत अफबाउ दिया है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट दिया है, वर्ग विस्थापन सिद्धांत सॉडी ऑफ फ्रॉजन दिया है, तनुता नियम ओस्टवाल्ड दिया है, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे दिया है, सहसंयोजकता के नियम लुइस दिया है, सहसंयोजकता कोवैलेंट जो होता है वो लुइस, पीएच मापक्रम सोरेनसन दिया है, आवर्त सारणी के खोज डेमेट्री मेंडलीफ ने किया था, अष्टक नियम न्यूलैंड्स दिया है, परमाणु सिद्धांत डाल्टन, बोर सिद्धांत निल्स बोर, अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स ने दिया है, अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग दिया है, क्लोरीन का खोज सीले ने किया था। अब यहाँ से देख लीजिए क्लोरीन के सीले हो गया ना। अब देखिए रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बैक्वेरल, समस्थानिक का खोज सॉडी ने किया था, भारी जल का खोज यूरे, हीलियम के लोकेयर ने किया है, ऑक्सीजन के प्रेस्टले और सीले, क्लोरीन के भी सीले था, सोडियम के डेवी, पोटेशियम के भी डेवी, यम लगता है डेवी है। फिर देखिए रेडियम के क्यूरी दंपत्ति यानी पति पत्नी मिलके, फिर उसके बाद थोरियम के बर्जीलियस, यूरेनियम के क्लैप्रोथ, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, नाभिक के भी रदरफोर्ड, मेजॉन के युकावा, अस्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट दिया है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर दिया है, व्युत्क्रम अनुपात रिचर दिया है याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरी खटर्ज दिया है, वैद्युत संयोजकता कौशल दिया है, वैद्युत संयोजकता का नियम कौशल दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरी खटर्ज, उत्प्रेरण बर्जीलियस, हाइड्रोजन का कैवेंडिश, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड, आर्गन का रैमजे रैले ने, मैग्नीशियम का डेवी, कैल्शियम का भी डेवी, अवगाड्रो की परिकल्पना अवगाड्रो, बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल, आंशिक दाब का नियम डाल्टन, परासरण दाब का नियम तो बर्कले, पोलोनियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया है। यहाँ देखिए कोक जो है वो कोयला के भंजक आसवन के बाद ठोस अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है, यानी कोयला का ही भंजक आसवन करने से कोक प्राप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ रासायनिक पदार्थ हैं और उसके व्यापारिक नाम और सूत्र। ये हो गया आप व्यापारिक नाम है, बाजार में जाइएगा तो ये बोला जाता है, देखिए बाजार में जाइएगा तो व्यापारिक नाम, ये इसका रासायनिक नाम किस किस चीज़ से बना हुआ है ये हो गया सूत्र उसका। तो देख लीजिए साधारण नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड, इसका रासायनिक नाम है NaCl सूत्र है। बेकिंग सोडा इस सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं NaHCO3। धोवन सोडा तो इस सोडियम कार्बोनेट है ये Na2CO3 और 10H2O इसमें पानी होता है। कास्टिक सोडा तो कास्टिक सोडा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। सुहागा तो ये बोरेक्स है Na2B4O7 10H2O। फिटकिरी तो ये पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट है, इसमें K2SO4 Al2SO4 3 और 24H2O। सोरा इसमें पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 हो जाएगा।
चूने का पानी, यहाँ देख लीजिए चूने का पानी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिप्सम तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, चौक तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बूझा चूना तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एगो बूझा हुआ चूना होता है, ये बिना बूझा चूना था, अब बूझा हुआ चूना कहेगा तो CaOH2 हो जाता है, जिसको चूना का पानी हम लोग कहे हैं। यहाँ पे देखिए चूना पत्थर तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट ये भी CaCO3, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, लाफिंग गैस तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाल सिंदूर या रेड लेड तो लेड पर ऑक्साइड Pb3O4, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 और 3HCl, जल गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CO+H2, बॉक्साइड तो हाइड्रेट्स एलुमिना Al2O3 2H2O, शुष्क बर्फ तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ब्लैक जिंक जिंक सल्फाइड ZnS, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डी हो गया, भारी जल तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, सिलिका तो सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2, मार्स तो मीथेन CH4, सिरका तो एसिटिक अम्ल या तनु विलयन तो CH3COOH, एल्कोहल तो इथाइल एल्कोहल C2H5OH। अब ये लास्ट देख लीजिए कि पेनिसिलिन एक पहला एंटीबायोटिक औषधि था जिसका खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसी के साथ आपका पूरा ये कंप्लीट NCERT का 6 से 12 तक का ये आपका महेश वर्णवाल का पूरा केमिस्ट्री ख़त्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आगे वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए, और सब्सक्रिप्शन को भी बेल ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।